हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एमपी स्टेट जो सिविल सर्विस है उसमें लगातार पोस्ट कम आ रही हैं। साथ ही इससे संबंधित बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए स्टूडेंट का रुझान सिविल सर्विस की ओर कम हो रहा है। दूसरी ओर सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट लगातार आ रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, और ये जो एग्जाम है ये अपेक्षाकृत स्टेट सिविल सर्विस की तुलना में जो है काफी इजी पड़ती है, क्योंकि इसमें एक एग्जाम होता है, इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, और एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप सभी जानती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो रहा है और बच्चों का रुझान इस ओर लगातार बढ़ रहा है। तो इनको ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट द्वारा लगातार जो मुझे फोर्स किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है स्टूडेंट द्वारा कि मैं ये कोर्स स्टार्ट करूं, है ना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, और ये कोर्स है यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, है ना। ये कोर्स मैं जो है लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए विशेष डिमांड पर। और जैसा कि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि चूंकि अब लगातार एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की आ गई है, 2017-18 में आई, फिर 2022, फिर 2024, अभी 2026 में भी आ गई, है ना। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अब हो सकता है कि गैप हो जाए, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद जो है 2017 में एग्जाम आई थी, है ना, 1992 के बाद आई थी। बीच में हालांकि कुछ बैकलॉग की पोस्ट आई थी एपी की, लेकिन जो सभी के लिए जो पोस्ट आई थी 2017 में आई। तो ऐसा बच्चे सोच रहे होंगे कि अब नहीं आएगी, लेकिन ये सोचना गलत होगा मेरे ख्याल से। अब लगातार ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलना है, एग्जाम होना है ना, ऐसा सरकार का कहना है, सरकार ऐसा सोच रही है, क्योंकि लगातार जो है पोस्ट खाली हो रही है, रिटायरमेंट हो रहे हैं। क्योंकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि हर साल जो है कुछ ना कुछ जो प्रोफेसर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो लगातार जो है सरकार का प्रयास रहेगा कि इनकी भर्ती करें। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये कोर्स लेके आ रहा हूं। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये हुई है, इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होने वाली है उसमें पहली बार निगेटिव मार्किंग आ गई। हालांकि एमपी स्टेट सिविल सर्विस की जो एग्जाम है उसमें भी जो है एमपीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग लागू कर दी है। सभी जितनी भी एग्जाम एमपीपीएससी के अब होंगी उन सभी में जो है जो प्रीलिम्स होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। तो अब और ज्यादा सटीक तैयारी की जरूरत हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे स्टेट सिविल सर्विस की एग्जाम हो, सभी में जो है बहुत सटीक तैयारी चाहिए, है ना। अब आप तुक्के के भरोसे नहीं रह सकते, है ना। पहले तुक्के के बल पर जो है लोग सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो है आंसर अगर आ रहा है तो आप उसको लगाएंगे, अगर आपको उसमें डाउट है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी क्या होगी नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से, किस तरह से आप लोगों को एग्जाम देनी होगी, किस तरह से पेपर सॉल्व करना होगा, इसको लेकर के हम अलग से चर्चा करेंगे बाद में। अभी मैं यही बताने वाला हूं कि निगेटिव मार्किंग आ जाने से अब बहुत ही सटीक तैयारी की जरूरत है। जरा सा आप चूके तो सीधे आप बाहर हो जाए, है ना। और वो सटीक तैयारी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, और आगे मेरा प्रयास भी रहेगा कि मैं कुछ क्वेश्चन भी क्लास में सॉल्व करवाऊं, है ना, यूनिट वाइज। तो इस तरीके से जो है हम आगे इस पर बढ़ेंगे धीरे धीरे।
और ये जो कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, ये कोर्स लगभग 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आगामी जो एपी का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का अगस्त में होगा, तो उसके पहले पहले मतलब काफी पहले मान के चलो, कम से कम 1 महीने पहले ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का समय इसमें मिल जाएगा, मतलब कम से कम 1 महीने का समय रिवीजन के लिए तो मिल ही जाएगा और बहुत प्रॉपर तैयारी होगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसके अगर सिलेबस की हम बात करें, देखिए इसका जो सिलेबस है, दोनों का सिलेबस अगर हम देखें, अभी मैं सिलेबस निकालने वाला हूं। देखिए सिलेबस में यूनिट देखें तो 10 यूनिट है टोटल। नेट और सेट, ये सिलेबस सेम ही है, रहता है, सभी को मालूम ही है, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। और एपी का सिलेबस, साहित्य का अध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस, इन दोनों में 80% कॉमन सिलेबस है। 80% जो है सिमिलर है, कॉमन है, और 20% में थोड़ा सा अंतर है। जैसे एपी में 10वीं यूनिट है एमपी की, मध्य प्रदेश की यूनिट एक 10वीं है, जिसमें राज सचिवालय है, कलेक्टर है ना, मुख्य सचिव है। तो वो यूनिट जो है आपको नेट सेट में नहीं पढ़ना, उसमें स्थानीय जो शासन है वो जो है नेट सेट में पढ़ना होता है। बाकी एमपी की 10वीं यूनिट जो एपी में है वो आपके नेट सेट में नहीं है, एपी में ही केवल पढ़ना है। नेट सेट की कुछ यूनिट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो आपको जो है एपी में नहीं पढ़ना है। कुछ थिंकर्स उसमें ज्यादा हैं, कुछ थ्योरीज उसमें ज्यादा है। जैसे लोक नीति है, तो लोक नीति जो है आपको नेट सेट में पढ़ना है, एपी के सिलेबस में वो लोक नीति नहीं दी गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि कुछ सिलेबस ऐसा है जो एपी में है लेकिन असिस्टेंट नेट सेट में नहीं है। कुछ ऐसा सिलेबस है जो नेट सेट में है लेकिन एपी में आपको नहीं पढ़ना। ये देखिए मैं थोड़ा सा एपी का सिलेबस यहां पर निकाल के बता देता हूं। ये देखिए, ये है यूनिट 1। इसमें यूनिट 1 में जो है प्राचीन विचारक है, ये मतलब उसमें कुछ इंडियन है और कुछ वेस्टर्न है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य, शांति पर्व हो गए, गांधी, एम.एन. रॉय, अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, अम्बेडकर, सावरकर। फिर यूनानी विचारक प्लेटो, अरिस्टो, और फिर यूरोपीय विचारक हैं, फिर आधुनिक राजनीतिक विचारक है। तो इस तरीके से जो है पहली जो यूनिट है वो विचारकों से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट विचारकों से रिलेटेड है। दूसरी जो यूनिट है वो अवधारणाओं से संबंधित है, उसमें अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अवधारणाओं में चर्च राज संबंध और दो तलवारों का सिद्धांत है। फिर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार, यहां पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जो अवधारणाओं में वहां पर ज्यादा थ्योरीज हैं, आपके नेट सेट के सिलेबस में यहाँ पर थोड़ा सा कम है। प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, ये दोनों में कॉमन है। व्यक्तिक सामाजिक न्याय, ये भी सभी में है ना। फिर लेनिन, माओ, गांधी, ये विचारधारा की भूमिका और परिवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत है। फिर थर्ड यूनिट पूरी ये तुलनात्मक राजनीति की है। तुलनात्मक राजनीति का उद्भव है, उसकी प्रकृति, विशेष क्षेत्र है। और फिर चौथी यूनिट जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा संविधान से रिलेटेड है चौथी यूनिट, है ना। फोर्थ यूनिट में क्या है, पूरा संविधान दिया गया है जो आपको नेट सेट और एपी तीनों में पढ़ना है। ये पूरा संविधान है। फिर पांचवी यूनिट और छठी यूनिट जो है ये लोक प्रशासन की है। नेट का जो नेट सेट का पेपर है उसमें लास्ट की 2 यूनिट है ना। और यहाँ पर पांचवी छठी यूनिट है लोक प्रशासन का अनुशासन के रूप में विकास, वहां पर भी लोक प्रशासन का विकास लिखा हुआ है। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपाय वहां पर दिए हुए हैं। संगठन के सिद्धांत वहां पर नाम लिखे हुए, इसमें संगठन के सिद्धांत करके दिया है, उसके आगे नहीं लिखा, जैसे उसमें वैज्ञानिक प्रबंध लिख दिया उन्होंने, है ना। मानव संबंधवाद है, नौकरशाही है, वहां पर दिया हुआ है नेट। लेकिन यहां पर केवल उन्होंने क्या लिख दिया, सिद्धांत। संगठन के नियम, ये प्रिंसिपल्स हैं, उसमें
वहां पर ये नाम नहीं लिखे हुए नेट सेट में, लेकिन यहाँ पर ये नाम लिखे हुए, सूत्र स्टाफ, आदेश की एकता, पशुपालन नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, ये लिखा हुआ है। केंद्रीकरण में केंद्रीकरण हो गया, मुख्य कार्यपालिका, तो ये 5 यूनिट है। ऐसी ही 6ठी यूनिट है कार्मिक प्रशासन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नेट सेट में कार्मिक प्रशासन नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखना है। नेतृत्व निर्णय निर्माण दोनों में दिया हुआ है। वित्तीय प्रशासन बजट ये बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है, ये पोर्शन नेट सेट में इसमें दिया हुआ है। सुशासन प्रशासन भ्रष्टाचार की समस्या, ये पूरा सिलेबस सेम है नेट सेट में। ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोक आयुक्त सेम दिया हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेम है, ये शीत युद्ध हो गया, गुट निरपेक्षता है, शीत युद्ध का अंत, वैश्वीकरण, ये सेम सिलेबस। अंतर्राष्ट्रीय कानून, राज्यों के अधिकार, ये वही है। फिर 8वीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति। भारत की विदेश नीति काफी बड़ा टॉपिक है नेट सेट में, यहाँ पर हल्का सा दिया हुआ है भारत की विदेश नीति के विलक्षण विशेषताएं, राजनयिक, तो ये भी लगभग कॉमन है। संयुक्त राष्ट्र संघ है, उद्देश्य है, लक्ष्य, संरचना, ये वहां पर भी दिया हुआ है। वहां पर IMF भी दिया हुआ है, WTO भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ है और कुछ और संगठन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 9वीं 10वीं यूनिट ये कॉमन है, जो आपका कॉमन सिलेबस है, मतलब फर्स्ट पेपर है, जो सभी के लिए कॉमन है सिलेबस। उसमें ये दोनों यूनिट का कुछ पोर्शन दिया गया है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो है पोर्शन, मतलब खासतौर से 9वीं यूनिट आपको कॉमन सिलेबस में भी पढ़ना है। फर्स्ट पेपर जो AP का है, जो सभी के लिए कॉमन है, और नेट में भी आपको ये पढ़ना है, सेट में भी पढ़ना है, AP में भी पढ़ना है। ये है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन तो नहीं है, खैर मध्य प्रदेश का निर्माण ये वहां नहीं दिया हुआ है नेट सेट में। और यहाँ ये दिया हुआ राज्यपाल है, विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये दिया हुआ है। और ये जो यूनिट है 10वीं, ये MP से रिलेटेड यूनिट है। ये आपके कॉमन जो सिलेबस है, जो AP का, जो सभी के लिए है, उसमें इसके कुछ पोर्शन दिए हुए हैं। और नेट में ये नहीं दिया हुआ, नेट सेट में नहीं दिया हुआ है, आपको इसमें ही पढ़ना है। तो इस तरीके से ये AP का सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। और अभी हम AP का सिलेबस कवर करेंगे पहले ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को AP का सिलेबस कवर कराऊंगा, और जो बाकी रहेगा, यानी 20% जो बकाया रहेगा नेट सेट का, वो उसके बाद में कराऊंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जुलाई तक सारा सिलेबस हो जाएगा, नेट सेट और AP का सिलेबस। क्योंकि AP के बच्चे अभी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा सिंसियर हैं, उनका एग्जाम भी फिक्स है, तो उनके लिए जो है पहले मैं तैयारी करवाने वाला हूं। हालांकि जो नेट है वो 2 बार होता है, जून और दिसंबर में 2 बार होता है 1 साल में। तो अगर मान लीजिए इस बार उनकी तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाती है, हालांकि मैं तो कोर्स कराऊंगा, तो दिसंबर में भी उनको चांस मिलेगा जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। MP सेट अभी मार्च में होने वाला है, तो उसके हिसाब से तो खैर अभी नहीं हो पाएगा इसमें, लेकिन नेट और AP के हिसाब से मैं जो है तैयारी आप लोगों को कराने वाला हूं। तो इस तरीके से आप जुड़ें, और मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को लेने वाला हूं। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्चुअली मैंने बच्चों से जो राय ली, पूछा, तो उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट है, वो यूनिट जो है ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को। तो मैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं, यानी पब्लिक एड वाला पोर्शन में पहले लूंगा, और फिर बाकी जो पॉलिटिकल साइंस वाले जो अन्य टॉपिक है वो मैं लेने वाला हूं। तो मैं जो है वहां से स्टार्ट करूंगा। जैसे लोक प्रशासन का विकास है, लोक प्रशासन के अध्ययन को उपागम है, लोक प्रशासन की थ्योरीज हैं, लोक प्रशासन संबंधी जो नियम, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो टॉपिक मुझे जल्दी पहले कराना है, फिर बाकी के टॉपिक में कराऊंगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग जुड़ जाएं, और मैं समझता हूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे, आपको पोस्ट मिलेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।